हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ चीज़ें मैं रिमाइंड करा देती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को पिछली क्लास में पढ़ा होगा। जैसे देखिए प्राकृत संख्या क्या है, तो क्या था 1 2 3 जो भी हम लोग काउंटिंग नंबर जो काउंटिंग करते हैं तो वो सारा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनको एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जब हम लोग नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 से शुरुआत हो रहा है तो वो नेचुरल नंबर हो गया, और अगर ज़ीरो से शुरुआत हो रहा है तो वो होल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन जब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों इंक्लूड हो तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग पूर्णांक कहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपने पिछली क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है, पूर्णांक को z से डिनोट किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ा था। परिमेय संख्या क्या थी, तो देखिए जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, जहाँ पे कंडीशन था कि q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। ठीक है, परिमेय संख्या क्या थी, तो जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी परिमेय संख्या। तो अगर आप लोगों ने परिमेय संख्या का जो 8 क्लास का है, अगर आपका वो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है परिमेय संख्या का, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग पहले वो वाली वीडियो देखिए, पहले कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए परिमेय संख्या को का, तब आप लोगों को जो है ये 1.1 का लेसन जो है, सॉरी क्लास 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 9th क्लास का है, क्लास 9 का 1.1 फिर तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जो आज ये वाला जो लेसन है 1.1 का क्लास 9 का, ये पूरा परिमेय संख्या पे ही मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप उसका कंसेप्ट जान लीजिए तो आपको ये समझने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है कि परिमेय संख्या तभी होगी जब उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शून्य को क्या हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम लोग p/q के रूप में शून्य को लिख सकते हैं तो मतलब है कि वो भी एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो देखिए क्यों नहीं लिख सकते हम लोग, देखिए 0 है तो 0/1 तो 0 ही होगा, 0/2 तो 0 ही होगा, 0/3 तो 0 ही होगा, है ना। तो मतलब कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा p/q होना चाहिए और उसके साथ में q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए। q कहाँ पे होता है, देखिए p/q, q नीचे होता है, मतलब हर में जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, जहाँ पे q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। तो यहाँ देखिए हमारा हर में तो 0 नहीं है, 0 कहाँ है हमारा, तो अंश में है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 0 है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि ये p/q के फॉर्म में भी है और q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो भी है। दैट मीन्स कि 0 एक परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका है, ये आपका फर्स्ट नंबर था। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या को वो वाली वीडियो में मैंने 2 टाइप से बताया है परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, एक तो कि यहाँ पे देखिए एक मेथड जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए जैसे कि 6 परिमेय संख्या हमें निकालना ही है तो हम लोग 6 + 1 7 करेंगे। ठीक है, 6 + 1 6 निकालनी है तो 6 + 1 7 करेंगे, और इस 7 को हम लोग जो है हर में रखेंगे। ठीक है, नीचे रखना है, q के जगह में रखना है। तो हम लोग यहाँ पे 3 इज इक्वल टू हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जो कि 7 जो है हमारा वो हर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हर में अगर 7 आता है तो ऊपर हमारा क्या होगा, अंश क्या होगा, तो देखिए ये जो 7 है हर में, इसको हम लोग इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 3 कितने हो गए, 21। तो मतलब कि 21/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं,
क्यों लिख सकते हैं, क्या इसके वैल्यू में कोई चेंज आया? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए नीचे 7 है, 21 से 7 क्या करना है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम लोग 7 से 21 को कटाते हैं तो 7 या 21 ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको कटा करके मतलब फिर से हमारा 3 ही मिलेगा। तो अब देखिए दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हम लोग 3 कहें या फिर 21/7 कहें, दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर हम लोग 3 और 21/7 दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। बट यहाँ पे हमें जो परिमेय संख्या निकालनी है, इसके लिए हम लोगों को इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 4 को फिर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पे भी हर में 7 होना चाहिए और तब ऊपर क्या हो जाएगा, तो 7 × 4 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28। अब देखिए 3 जो है वो 21/7 बन चुका है और 4 जो है वो 28/7 बन चुका है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब हमें इन दोनों नंबर के बीच में जो परिमेय संख्या लेनी है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में होंगी, ठीक है। यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में। तो 21 के बाद क्या आ जाएगा, 22/7, 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, 27/7। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। देखिए हमें यहाँ पे 6 मिल गई, ठीक है, एक्यूरेट। तो इसको हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 6 + 1 से गुना किया, तो इस तरह से भी एक हम लोग निकाल सकते हैं। और एक था कि जो 2 संख्या हमारी दी हुई थी, जैसे 3 और 4 थी, तो इन दोनों को ऐड करके बाय 2 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें एक परिमेय संख्या दोनों के बीच में मिलेंगी। उसके आगे और परिमेय संख्या निकालने के लिए तो दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या निकलती है उसको फिर 3 से ऐड करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमें और भी संख्याएं मिल सकती है, ठीक है। तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस पड़ेगा, ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस था, इसलिए मैंने इसी से बनाया है इसको, ठीक है। तो आप उस मेथड को अच्छे से समझेंगे, उस वीडियो में आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। 3rd नंबर चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, 28 इसको बना दिया और इसको 21 और 28 बना दिया। तो इसके बीच की संख्याओं को हमने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 और 4 है, इसके बीच तो कोई संख्या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समतुल्य करना पड़ेगा। समतुल्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे सेम डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जब भी मल्टीप्लाई होगा समतुल्य के लिए तो दोनों नंबर्स ऊपर और नीचे सेम होंगे बिल्कुल, ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितने बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 30/50 और जो ये है 4/5 इसको भी हम लोग 10 से करेंगे तो ये फिर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 40/50, ठीक है। अब 30/50 और 40/50, अब इसके बीच में हमें देखिए बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें लिखने कितने यहाँ पे, हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पे 30 है तो 31 से हम लोग लिखेंगे 31/50, 32/50, फिर है 33/50, फिर 34/50, फिर 35/50, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गई हमारी, और भी हम लोग आगे ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें और ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि देखिए हमें पता है कि 2 नंबर्स के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है, मतलब बहुत सारी अनगिनत है, उनका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर और नंबर चाहिए होंगे, यहाँ हमने अभी 10 से इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम लोग जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें बहुत सारी मिल जाएंगी। और अगर चाहिए तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें बहुत सारी मिल जाएंगी। तो कोई भी 2 नंबर्स के बीच में हम लोगों को पता है कि अनलिमिटेड परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये था आपका 3 नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर को। देखिए 4 नंबर में क्या है, यहाँ पे आपको देखिए सत्य और असत्य कथन बताना है कि कथन सत्य या फिर असत्य, मतलब सही है या फिर गलत है, और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ठीक है। अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है, यहाँ पे रीजन भी आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए 4 नंबर का 1 नंबर सबसे पहले हम लोग देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 वहां से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होंगी, ये बिल्कुल सही है, सत्य है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या में आती हैं, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है। लेकिन अगर रहता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे असत्य हो जाता, ठीक है, क्योंकि सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है,
ठीक है। सेकंड नंबर है हमारे यहाँ पे, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए हम लोगों ने संख्या रेखा में देखा था कि 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर थे हमारे, प्राकृत संख्या। 0 उसमें इंक्लूड हो गया तो वो था पूर्ण संख्या। ठीक है, और जब उसमें हम लोगों ने माइनस वाले नंबर्स को इंक्लूड करा था तो वो बन गए थे पूर्णांक। ठीक है, यानी कि पूर्णांक का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ठीक है, सारे रहेंगे तो वो पूरा इंक्लूड होकर के क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक में माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होकर के जो है पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाता है, नेगेटिव नंबर्स उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो इसलिए हम लोग प्रत्येक पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। सपोज कर लेते हैं अगर हम लोग -2 लेते हैं या फिर -3 लेते हैं तो ये एक पूर्णांक है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जितनी भी परिमेय संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 1/3 की, ठीक है, 1/3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है जहाँ पे q = नॉट 0 है। ठीक है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या 1/3 एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं, परिमेय संख्या ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। ठीक है, ये भी असत्य होगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका 1.1 लेसन। ठीक है, अब आगे हम लोग 1.2 लेसन को देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने परिमेय संख्या को जान लिया, अब हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या को। किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ पे q = नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस अगर होते हैं तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि वो p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे pq एक पूर्णांक है और q = नॉट 0 है, तो वो क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता था कि वो p/q के फॉर्म में होते थे, लेकिन अपरिमेय में p/q के फॉर्म में वो नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, ये सब जो है, फिर पाई जो है आपका, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर वैसे दशमलव प्रसार जो कि मतलब कि रिपीट होते रहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे है कि 0.101, फिर आपका 1011, फिर 0111011, इस तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से के संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद है आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर्स। यानी कि हम लोग रियल नंबर किसको कह सकते हैं, जहाँ पे हमें परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों को इंक्लूड कर लेंगे एक साथ, दोनों को एक साथ जब रखेंगे तो उसी को कहेंगे हम लोग रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाएगी और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाएगी। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी या फिर अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 1.2 जो है लेसन है उसको हम लोग देखते हैं क्या है लेसन में। देखिए सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, सत्य असत्य फिर से है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, तो ये सही है, ये सत्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि रियल नंबर्स एक बॉक्स है, उसमें परिमेय संख्या भी भरी हुई है और अपरिमेय संख्या भी भरी हुई है। ठीक है, तो यानी जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो क्या कहलाएंगी, रियल नंबर्स ही कहलाएंगी।
ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पे ये देखिए असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है। माइनस वाले नंबर्स का कोई भी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स का रूट नहीं हो सकता है, इसी कारण से ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर है आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, तो इसलिए हम लोग रियल नंबर सिर्फ अपरिमेय संख्या को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या भी तो रियल नंबर्स है, इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर का जो रूट होगा क्या वो अपरिमेय ही होगा, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, मतलब कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होते हैं। कोई कोई ऐसा भी संख्या का रूट भी जो है वो परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको बताना है, तो जैसे सपोज कीजिए हम लोग अगर 16 ले लेते हैं, 16 का अगर हम रूट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। जो और हम लोग क्या जानते हैं कि 4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको 4/1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं, यहाँ पे q = नॉट 0 है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, दैट मीन्स कि 4 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, दूसरा भी हम लोग एग्जांपल इसके जगह पे ले सकते थे, जैसे कि 81 है तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको भी हम लोग 9/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी उदाहरण दे सकते थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग उसको दे सकते थे। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, √5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे मिडिल में क्या होता है, यहाँ सबसे मिड में एकदम 0 होता है। ठीक है, उसके बाद इधर जो चलते जाते हैं 1 2 3, इधर आगे और कंटिन्यू चलते जाएंगे। उसी तरह इस तरफ जो चलते हैं ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संख्या रेखा हो गया। अब हमें इससे √5 को दिखाना है। देखिए √5 हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 1 है, और हम लोग 1 ऊपर भी लेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए, अभी मैं तो स्केल से नाप के नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक्यूरेट नहीं होंगे, अगर आप स्केल से करेंगे तो आपको ये एक्यूरेट 1 लेना है। ठीक है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ये क्या है, ये है कर्ण। ठीक है, आप लोग पहले की क्लास में लंब, कर्ण, आधार के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए ये 1 है और ये भी 1 हम लोगों ने लिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो कर्ण मेरा कितना है, कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लंब कितना हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ये भी 1 का स्क्वायर रूट अंडर, ओ सॉरी यहाँ अभी रूट नहीं पड़ेगा, बाद में पड़ेगा ये, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा 1 था तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर आधार भी 1 था। ये देखिए ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होंगे, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होंगे, दैट मीन्स ये कितने हो गए 2। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर है 2, तो कर्ण बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर जब उस तरफ जाता है तो वो क्या बन जाता है,
वो बन जाता है रूट, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएंगे हमारे √2। तो कर्ण हमारा कितना निकल गया, √2। और ये क्या है, ये एक कर्ण है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई। ठीक है, अब ये √2 हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फिर हमें एक मापना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मापना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें इसकी दूरी निकालनी है। ये फिर से देखिए कर्ण है हमारा। अब देखिए ये आधार मेरा √2 है और अब हमारा लंब कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर उस पर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, यानी इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3। बिल्कुल सेम प्रोसेस से। ठीक है, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, इसी को यूज करके हम लोग इसको निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हमारा √3 मिल चुका है। फिर हम लोग उसी तरह से यहाँ पे आगे 1 बढ़ाएंगे और फिर हमें यहाँ से जो है कर्ण बताना है। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे √3 था तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और ये है 1 तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 3 + 1 हो जाएंगे कितने, 4 होंगे, और 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये √4 हो जाएगा। √4 का ऐसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा √4। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हमें इस तरह से करना है, इसको हमें फिर से 1 लेना है। ठीक है, तो √4 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 और 1 5, तो ये हो गए हमारे √5। तो ये देखिए हमारा संख्या रेखा पे हमने √5 को दर्शा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे।